बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर प्लान कॉस्ट प्रोसेस के ऊपर है। लर्निंग आउटकम्स, ये डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स हैं जो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहला लर्निंग आउटकम है जी कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में हम समझेंगे, कॉस्ट होती क्या है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं। इसके अलावा प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके इनपुट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, आउटपुट्स, ये सारी चीज़ें हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ कॉस्ट। कॉस्ट होती क्या है, सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं। कॉस्ट मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और एस्टिमेटेड इनकर्ड ऑन एट्रीब्यूटेबल टू द गिवन थिंग। Project team should estimate cost for all resources that will be charged to project. This includes labor, materials, equipment, services, software, hardware, facilities, contingency cost, etc. बेसिकली कॉस्ट होती क्या है? कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ की कोई लागत। वो अखराजात की शे में हमारे पास हो सकती है। हमारी एस्टिमेशन कॉस्ट, एस्टिमेशन अंदाजे के लिहाज से हम कॉस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉस्ट के लिहाज से हम इसे डिफ़ाइन करें, कॉस्ट क्या होता है, ये बेसिकली जो हमारे रिसोर्सेज अप्लाई हो रहे होते हैं प्रोजेक्ट पर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को करने के लिए, उनके ऊपर जो हमारी लागत आती है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। बेसिकली दो तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है प्रोजेक्ट में। दो टाइप में क्लासिफाइड इसे किया गया है, एक प्रोजेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी है प्रोजेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली जो हम एक्टिविटीज़ अपनी प्लान करते हैं तो उनके ऊपर जो अपनी कॉस्टिंग एस्टिमेशन वगैरह तैयार करते हैं, कॉस्टिंग वगैरह करते हैं, उन एक्टिविटी को करने के लिए जो कॉस्ट हमारी अकर हो रही होती है या लग रही होती है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, वो बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट होती है। प्रोजेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट ये हमने प्लान नहीं की होती, ये एग्जीक्यूशन स्टेज के दौरान अचानक से प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ सर्विसेज के शेप में, जिस तरह जी बिल्डिंग का रेंट या बिजली के बिल लगा लो, इस टाइप की जो होती हैं जो हमने प्लान नहीं की होती, मगर वो चंद एक छोटे छोटे अखराजात प्रोजेक्ट में निकल रहे होते हैं, उन अखराजात को हम प्रोजेक्ट की इनडायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। इस स्लाइड में प्रोजेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट और प्रोजेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का कंपैरिजन किया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट क्या चीज़ है? डायरेक्ट कॉस्ट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व कॉस्ट इन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो लागत हमारी लगती है या हम एस्टिमेट करते हैं, वो प्रोजेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। अब प्रोजेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरफ आते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर सपोर्ट कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक्टिविटीज़ के को परफॉर्म करने के लिए इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए या फिर कोई आप यूटिलिटी बिल्स कह लें या इस टाइप की ना कॉस्ट अकर होती है प्रोजेक्ट में, तो उसे प्रोजेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है जी? दे आर विद इन कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैनेजर ने पहले से प्लान की होती है और अप्रूव्ड बजट में ये चीज़ शामिल होती है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी में होता है, वो डायरेक्टली इस कॉस्ट को यूज़ कर सकता है अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। मगर इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या चीज़ है जी? दे आर नॉट यूजली विद इन कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। ये प्रोजेक्ट मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होती। ये हो सकता है उसे मैनेजमेंट रिजर्व में से फ़ंड इस्तेमाल करने पड़े इन
इन प्रोजेक्ट इंडायरेक्ट कॉस्ट में जो जो काम आएंगे उनको करने के लिए विद इन अथॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रोजेक्ट मैनेजर को फुल अथॉरिटी होती है कि वो यानी कि ये कॉस्ट डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी की इजाज़त के प्रोजेक्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। मगर प्रोजेक्ट इंडायरेक्ट कॉस्ट में क्या चीज़, अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें यूटिलिटी बिल्स कुछ एक्स्ट्रा आ गए हैं, आपके पास जी कम मकदार आपने प्लान नहीं किया था, अब उन बिल को पे करना है। आपने मैनेजमेंट रिजर्व अपने बजट के अलावा थोड़ा सा रखा हुआ है, उसमें से ये पेमेंट आप करोगे, मगर पेमेंट करने के लिए आपको अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी, अपनी हायर अथॉरिटी से या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जिसके पास फाइनेंशियल पावर्स है। हो सकता है आपका स्पॉन्सर हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, या कोई डेजिग्नेशन हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से। ये चंद एक एग्जांपल्स मैंने कोट किए हैं नीचे प्रोजेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की। प्रोजेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट की सबसे पहले एग्जांपल्स बताता हूँ। लेबर कॉस्ट ऑफ वेजेस एम्प्लॉयज ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, एनी रॉ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, ट्रैवल कैरेज एक्सपेंसेस, सप्लाईज एंड मटेरियल नीडेड इन प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल्स आपको थोड़ी सी मैं बताता जाऊँ। रेंट ऑन इक्विपमेंट और ऑफिस स्पेस, यूटिलिटीज फॉर पावर, benefits bonus of administrative staff, financial fees accumulated for budget preparations and accounting, advertising project needs and recruiting staff। ये चंद एक एग्जांपल्स थी, आपको यकीनन एग्जांपल से ना डिफरेंस वाज़िया हो गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है मेनली। व्हाट इज़ अ कॉस्ट मैनेजमेंट? कॉस्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं? Process of planning and controlling the budget of the project. Cost management predicts the expenditure and reduce the project from going over budget. Project cost management is a process to ensure the project is complete within approved budget. कॉस्ट मैनेजमेंट बेसिकली हम एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं कि प्रोजेक्ट को कंट्रोल किस तरह करना है और प्रोजेक्ट को ओवर बजट होने से किस तरह बचाना है। मुख्तलिफ स्ट्रेटजी अपनी तैयार करते हैं और उसे एग्जीक्यूशन स्टेज में उस स्ट्रेटजी को हम अप्लाई करते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट में ये प्रोसेस के थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं और बजट होने से रोकते हैं। ये आपको एक ओवरव्यू में दे दूं प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के नॉलेज एरिया में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, और नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स में हम ये सारे प्रोसेसेस कवर करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका हो जाए इन प्रोसेस से। सबसे पहले डिफाइन किया गया है इधर प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट को। पहला जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे वो है प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट। दूसरा प्रोसेस एस्टिमेट कॉस्ट है। थर्ड वन इज डिटरमिन बजट एंड फोर्थ वन इज कंट्रोल कॉस्ट। प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है? द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग हाउ द कॉस्ट विल एस्टिमेटेड बजटेड मैनेज मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड। प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट में हम बताते हैं कि कैसे हम कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे, बजट किस तरह तैयार करेंगे, उसे मैनेज किस तरह करेंगे, मॉनिटर किस तरह करेंगे और कंट्रोल किस तरह करेंगे। हाउ का वर्ड इधर इस्तेमाल हुआ है, मतलब इधर हम स्ट्रेटजी अपनी बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम किस तरह करेंगे। सेकंड प्रोसेस एस्टिमेट कॉस्ट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन अप्रोक्सीमेशन of monetary resources needed to complete the project work। इधर हम एस्टिमेट्स तैयार करते हैं इस प्रोसेस में मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए, और कॉस्ट एस्टिमेट्स जो हमारे होते हैं इस प्रोसेस के
आउटपुट में हमारे पास हासिल हो जाते हैं। बेसिकली एस्टीमेट हम अपने जो एक्टिविटीज़ के ऊपर रिसोर्सेज लगते हैं उन्हीं की हम कॉस्टिंग करते हैं, उन्हीं के एस्टीमेट तैयार करते हैं कि इस एक्टिविटी के ऊपर ये रिसोर्स लगेगा, उसके ऊपर हमारी कितनी लागत आएगी। एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम निकालते हैं जो एस्टीमेट वैल्यू कहलाती है। थर्ड वन इज डिटरमिन बजट, द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज और वर्क पैकेजेस टू एस्टेब्लिश एन ऑथराइज्ड कॉस्ट बेसलाइन। बेसिकली ये इस प्रोसेस में जो हमने एस्टिमेट्स मुख्तलिफ डिलीवरेबल्स के तैयार किए होते हैं उन्हें सम करते हैं और अप्रूव कराते हैं अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उन एस्टिमेट्स को। उन एस्टिमेट में हम एक चीज़ ऐड करते हैं, कॉन्टीजेंसी रिज़र्व। एस्टिमेट प्लस कॉन्टीजेंसी रिज़र्व वो हमारा बन जाता है बजट, कॉस्ट बेसलाइन। मगर कॉस्ट बेसलाइन से बजट उस वक़्त बनता है जब कॉस्ट बेसलाइन को हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव कर देती है। वो हमारी कॉस्ट बेसलाइन क्या बन जाती है, हमारा प्रोजेक्ट बजट। डिटर्मिन बजट में यही प्रोसेस हम देखेंगे, एग्रीगेट किस तरह करना है और हमने ऑथोराइज किस तरह करवाना है अपनी बेसलाइन को। फोर्थ प्रोसेस है जी कंट्रोल कॉस्ट, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट टू अपडेट द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड मैनेज चेंजेस टू द कॉस्ट बेसलाइन। बेसिकली कंट्रोल कॉस्ट में हम मॉनिटर करते हैं कि ये एग्जीक्यूशन स्टेज में होता है, इसमें हम मॉनिटर करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह जा रहा है, उसकी प्रोजेक्ट की हेल्थ किस तरह है। अनवैल्यू एनालिसिस बेसिकली प्रोजेक्ट की हेल्थ को असेस करने के लिए एक तरीकाकार बना है कि प्रोजेक्ट हमारा उसकी परफॉर्मेंस किस तरह है, जो चीज़ हमने प्लान की है क्या उसके मुताबिक हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है नहीं, ये हम मॉनिटर करेंगे। अगर नहीं हो रहा तो हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर कोई एक्शन लेगा और जो प्रोजेक्ट हमारा डी ट्रैक हुआ है कॉस्ट के लिहाज से उसे दोबारा वो ट्रैक पे लेके आएगा। जो ओवर बजट हमारा हो रहा है प्रोजेक्ट को उसे अंडर बजट करेगा, अपनी मुख्तलिफ स्ट्रेटजी को, जो अपनी प्लान स्ट्रेटजी उसने की है उसके मुताबिक अपने प्रोजेक्ट को लेके चलेगा। बेसिकली कंट्रोल प्रोसेस में ये चीज़ें हो रही होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट। इसे पीएम बोर्ड में डिफाइन किस तरह किया गया है। Plan cost management is the process of defining how the project cost will be estimated, budgeted, managed, monitored, and controlled. The key benefit of this process is that it provides the guidance and direction on how the project cost will be managed throughout the project. This process is performed once or predefined point in the projects. ये नीचे इनपुट टूल्स एंड टेक्निक्स और आउटपुट बताए गए हैं। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए इनपुट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें पहले से मौजूद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी तो हम ये इजीली प्रोसेस अपना कर सकते हैं। नंबर वन क्या चीज़, प्रोजेक्ट चार्टर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होना चाहिए। नंबर सेकंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स होने चाहिए। नंबर थ्री है इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नंबर फोर है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। ये नंबर सेकंड में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स का जिक्र आया है। बेसिकली कौन कौन से प्लान्स इधर मेंशन किए गए हैं, एक है शेड्यूल मैनेजमेंट प्लान और सेकंड है रिस्क मैनेजमेंट प्लान। ये दो प्लान्स आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपके ग्रुप में शेयर भी किए थे कि बेसिकली ये प्लान किस तरह होते हैं और इनमें क्या क्या कंटेंट शामिल होता है।
शेड्यूल मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं और रिस्क मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ें हम शामिल करते हैं, ये आपको मैंने क्लास में एक्सप्लेन भी किया था। फर्दर अगर आपको समझ ना आए तो आप उससे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हो। इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये बेसिकली चंद एक फैक्टर्स ऐसे होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह डॉलर रेट, इन्फ्लेशन रेट, जो डॉलर रेट जिस स्पीड से ऊपर जा रहा हो सकता है आपने जो एस्टिमेट किया हो, जब एग्जीक्यूशन स्टेज में आप आए तो हो सकता है उसका रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका हो और आपने जी बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है, हो सकता है वो आपको जो आपने प्लान किया था उससे महंगे रेट में मिले उस वक़्त, क्योंकि डॉलर का रेट कम था, मगर जैसे जैसे आप एग्जीक्यूशन स्टेज में आए आपका डॉलर का रेट इंक्रीज़ हुआ, वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं ना, उनको भी आपने साथ लेके चलना होता है, जिसमें रूल्स आ जाते हैं, पब्लिक लॉज कह सकते हैं, वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं, या उन वो असरअंदाज हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसर्स, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं। कोई प्रोसीजर मेनली बता दिया जाए कि आपने ये फॉलो करना है, तो आपने वही प्रोसीजर अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए आप फॉलो करोगे। ये आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस एसेट्स का पता होना चाहिए। उसके बाद टूल्स एंड टेक्निक आ जाते हैं। जब ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी तो आप उनके ऊपर ये टूल्स एंड टेक्निक अप्लाई करोगे, तो आपके पास आउटपुट में कॉस्ट मैनेजमेंट एक प्लान बन जाएगा। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, जिस तरह आपको मैंने पहले बता दिया है कि बेसिकली ये स्ट्रेटजी होती है कि हमने प्रोजेक्ट को किस तरह लेके चलना है, किस तरह हमने अपनी एस्टिमेशन करनी है, किस तरह बजट तैयार करना है, किस तरह उसे मैनेज करना है, किस तरह उसे मॉनिटर करना है और कैसे हम कंट्रोल करेंगे अपने प्रोजेक्ट को कॉस्ट के हवाले से। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान में ये सारी स्ट्रेटजी हम मेंशन करेंगे। टूल्स एंड टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल करेंगे? एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट से मराद है जी हम उस फील्ड का कोई एक्सपर्ट बंदा लेंगे, वो अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस हमें देगा। हो सकता है सेम नेचर का प्रोजेक्ट उस बंदे ने पहले किया हो, या हो सकता है वो अपने फील्ड में इतना माहिर हो कि वो इजीली आपको गाइडेंस इस तरह की दे कि आप अपना प्रोजेक्ट का प्लान इजीली खुद तैयार कर पाओ। एक्सपर्ट जजमेंट एक टूल्स एंड टेक्निक में आप इस्तेमाल करोगे। उसके बाद सेकंड है डेटा एनालिसिस। उसमें अल्टरनेटिव एनालिसिस है। अल्टरनेटिव एनालिसिस बेसिकली एनालिसिस आप करते हो कि आपको एक्टिविटीज़ के लिहाज से ना उनके अल्टरनेटिव्स भी देखते हो कि कौन से रिसोर्स का कौन सा अल्टरनेटिव हम यूज़ करें, हमारी कॉस्ट कम लगे उस एक्टिविटी के ऊपर। ये मुख्तलिफ अल्टरनेटिव एनालिसिस हैं जो आप करोगे ड्यूरिंग एस्टिमेशन कह सकते हो, या एग्जीक्यूशन स्टेज कह सकते हो। नेक्स्ट नंबर 3 पे है मीटिंग्स। मीटिंग्स इधर इस वजह से रखी गई हैं कि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट चाहिए हो प्रोजेक्ट के स्कोप के लिहाज से या प्रोजेक्ट कोस्टिंग या एस्टिमेशन के लिहाज से, वो सारी रिक्वायरमेंट आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपने स्टेक होल्डर से कलेक्ट करोगे। हो सकता है आपको आपके स्पॉन्सर से कोई रिक्वायरमेंट चाहिए हो, आपने उनसे उससे कुछ स्कोप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप ये मीटिंग कॉन्डक्ट करोगे और उस अपने कंसर्न स्टेक होल्डर से, और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी आप
इकट्ठा कर लोगे। इन टूल्स एंड टेक्निक को इस्तेमाल करके हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बनेगा कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान के नाम से। सॉरी, डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे हम, ये हमारा प्लान होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान। ये जी बताया गया है कि डेटा हमारा किस तरह फ्लो करेगा। वही सेम सारी चीज़ें जो इनपुट में मैंने बताई थी वो हमारे पहले प्रोसेस में जाएंगी। प्रोसेस में आगे हमारे पास आउटपुट में क्या चीज़, प्लान बना था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। वो कौन सा मैनेजमेंट प्लान था? कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान। सेम वही चीज़ें इधर मेंशन की गई हैं और डेटा को एरोज से दिखाया गया है कि किस तरह वो मूव कर रहा है। कि आपके पास जो एस्टिमेटेड कॉस्ट हासिल होगी उसको आपने किस तरह राउंड फिगर करना है। जिस तरह बाज़ जगह पे मैंने देखा है उनकी पॉलिसी होती है कि वो कहते हैं कि जिस तरह 1000 से ऊपर जिस तरह मिलियंस का प्रोजेक्ट है उसमें आपके पास 1,01,000 रुपये बने, 1,00,000 सॉरी 93 रुपीज़ बने। वो 93 रुपीज़ हैं उसे या निगलेक्ट कर देते हैं या 93 के बजाय उधर 100 लिख देते हैं। तो इस तरह आपने पहले से ये मेंशन कर देना है कि आपने राउंड फिगर किस तरह करना है। उसके आगे हमारा अगला जो कंपोनेंट शामिल है वो लेवल ऑफ एक्यूरेसी। लेवल ऑफ एक्यूरेसी होता है ये कि जब आप एस्टिमेशन तैयार करते हैं कि आप पहले से मेंशन कर दें कि इतने परसेंट तक जो मैंने एस्टिमेट तैयार किया वो एक्यूरेट होगा, उसकी एक्यूरेसी होगी। मतलब अगर मैंने इधर लिखी है ये चीज़ 100 रुपीज़ की आएगी तो उसमें 10% तक आप रेंज रख लें कि 10% इसमें फॉल्ट आ सकते हैं। हो सकता है वो 110 की चीज़ मिले या हो सकता है वो 90 की चीज़ मिले। 10% ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 10% की रेंज है। बाकी एक्यूरेट है मेरा ये जो एस्टिमेट मैंने तैयार की है। मतलब ये आपने रेंज पहले से बता देनी है कि उसमें एक्यूरेसी कितनी होगी, कितने परसेंट तक आपने एक्यूरेट अपना एस्टिमेट तैयार किया है। नंबर 4 है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर लिंक्स। WBS कंपोनेंट कॉल्ड CA। बेसिकली हम जो अपना एस्टिमेशन करते हैं ये अपने WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे करते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? ये हमारा स्कोप होता है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट के स्कोप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जब हम करते हैं वो WBS कहलाता है। तो बेसिकली अपने WBS का जो लोएस्ट लेवल होता है एक्टिविटी या वर्क पैकेज लेवल, उसी के ऊपर हम अपनी सारी एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। तो आपको WBS IDs का पता होना चाहिए। WBS जो एक्टिविटी ID हम कहते हैं, आपको ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि इस बेस के ऊपर मैंने अपनी IDs तैयार की हैं। इस लिहाज से मैंने नोमेनकल्चर अपने WBS का तैयार की है। ये चीज़ आपने अपने कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान में मेंशन कर देनी। कंट्रोल थ्रेशोल्ड। कंट्रोल थ्रेशोल्ड है कि जब एग्जीक्यूशन स्टेज में आपका प्रोजेक्ट आएगा, आपने जो एक्टिविटी प्लान की है जब वो परफॉर्म हो रही होगी तो उसमें कितना आप मार्जिन देंगे। मतलब आपने एक एक्टिविटी प्लान की है वो 100 रुपये में होगी तो आप थ्रेश होल्ड दे देते हैं 10 ± 10%। ±10% का मतलब ये है कि वो अगर 110 तक उसकी वैल्यू, मतलब जब एग्जीक्यूशन स्टेज में होगी 110 तक अगर हमने वो एक्टिविटी कर ली 110 रुपीज़ तक, इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल रेंज में है क्योंकि 10% का हमने क्वेश्चन दिया हुआ है।
थ्रेशोल्ड बेसिकली ये क्वेश्चन होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि इतने परसेंट तक प्रोजेक्ट कॉस्ट ऊपर चली जाए या नीचे हो तो वो एक्सेप्टेबल रेंज कहलाएगी। कंट्रोल थ्रेशोल्ड ये मैनेजमेंट प्लान में पहले से डिसाइड हो जाता है, हमारे स्पॉन्सर पहले से ये एक्सेप्ट कर लेता है कि इतना कंट्रोल थ्रेशोल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर को दे दिया गया है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये आप पहले से मेंशन कर दोगे कि मैंने प्रोजेक्ट को की परफॉर्मेंस को किस तरह असेस करना है। ईवीएम है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, ये प्रोसेस हम आगे जाके पढ़ेंगे। बाकायदा एक पूरा लेक्चर है इसके ऊपर। ये टेक्निक है प्रोजेक्ट की हेल्थ को असेस करने की। ये आपने बता देना है प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को हम किस तरह मेजर करेंगे। रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स है आपने पहले से बेसिकली प्रोजेक्ट की दो तरह की रिपोर्टिंग होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या टेक्निकल रिपोर्टिंग। मगर ये कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान है, इधर हम सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे। इसमें आपने पहले से मेंशन कर देना है कि मेरी रिपोर्टिंग का फॉर्मेट क्या होगा। मतलब आपने एक टेम्पलेट तैयार करके दे देना है, उस टेम्पलेट में आपने इंस्ट्रक्शंस अपनी बता देनी है कि किस बेस के ऊपर वो टेम्पलेट फिल होगा या फॉर्म वो फिल होगा। और इसके अलावा आपने ये चीज़ भी मेंशन करनी है कि जो रिपोर्टिंग होगी उसका पीरियड क्या होगा, क्वार्टरली होगी, डेली बेसिस होगी, वीकली बेसिस होगी या एनुअली होगी, और कौन बंदा वो रिपोर्टिंग करेगा और किस बंदे को देगा। ये चीज़ें मेंशन हम अपने कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान में करेंगे। अगर कोई एडिशनल डिटेल हो तो आप ऐड कर सकते हो। ये चंद एक चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं इस टाइप की, अगर आपने ऐड करनी हो अपने मैनेजमेंट प्लान में। बेसिकली ये कंपोनेंट्स हैं जो आपके कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान में शामिल होते हैं और आप ये चीज़ें मेंशन करते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। इस स्लाइड पर जी हमारे इस लेक्चर का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा पेश होगा आपके सामने। अल्लाह ताला आपका हमें नासर और खुदा हाफिज़।